हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर, जो कि विषय है सामाजिक विज्ञान। और ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके हेल्प से आप अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जो कुछ गिवन इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं। जैसा कि आप बोर्ड एग्जाम देने गए और एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न पत्र 35 है। इसमें जैसे हम इस मॉडल सेट में करा रहे हैं तो 35 प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिया गया है। ठीक है, क्रम संख्या 1 से 20 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, उनका उत्तर निर्देशानुसार लीजिए। और क्रम संख्या 21 से 28 है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसमें क्या है, 3 अंक वाले प्रश्न, उनका उत्तर कम से कम 80 शब्दों में देना है। ठीक है, और क्रम संख्या 5 में 29 से 34 तक के प्रश्न 5 अंक के हैं, उनका उत्तर 120 या उससे अधिक में नहीं देने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जो कि 35 है। 2 भागों के साथ 6 अंक का प्रश्न है, यानी कि आपका इतिहास और भूगोल से मैप वर्क है। ठीक है, तो चलिए हम इस मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। और यह मॉडल पेपर आपका 2021 बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप भी इसका आंसर देंगे। और कुल टोटल 80 मार्क्स का है। तो ये मॉडल पेपर लगातार चलेगा आपका सामाजिक विज्ञान का, और आपको बेहतर स्कोर करना है। क्वेश्चंस को, वीडियो को रोक करके भी आप आंसर दे सकते हैं, और कितना तैयारी हो चुका है आपका वो भी इससे टेस्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ये देखना है जो आप लोग कितना बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे ये मॉडल सेट कंप्लीट अच्छे से पूरा देखेगा और पढ़ लेगा ना, डेफिनेटली वह बेहतर स्कोर गेन कर पाएगा, +95%। ठीक है, स्पेशली अगर आज मैं सामाजिक विज्ञान का करवा रहा हूँ तो सामाजिक विज्ञान, फिर साइंस का भी हम करवाएंगे, फिर मैथ का भी करवाएंगे, और फिर एसएसटी का तो कर ही रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे सब्जेक्ट को भी देखेंगे। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित वक्तव्य को सही करें और पुनः लिखें, यानी इसको आपको करेक्ट करके लिखना है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान कपास खेतिहरों की शिकायत की ओर दिलाने के लिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह किया। कपास खेती, ये देखिए आपको इसको सही करके लिखना है। तो कपास की जो खेती थी उसके लिए नहीं, बल्कि बिहार में चंपारण जिले में जब महात्मा गांधी ने अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन किया था किसानों के साथ, वो था नील की खेती को लेकर के। तो इसको करेक्ट करके देखिए, ऐसे लिखा गया है। चलिए, वो था क्या है, था देखिए यहाँ, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान नील की खेतिहरों की शिकायत की ओर दिलाने के लिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, इसको फिगर को देख करके आपको क्या करना है, इसे बताना है। ठीक है, देखिए ये भी 1 मार्क्स का है, यहां आपको दिख रहा है। नीचे दिए गए चित्र में अमेरिका में महामंदी के दौरान लोगों की लंबी कतारें दिखाई गई है। ये कतारें प्रतीक है किसका है, महामंदी के दौरान अमेरिका में जो है ना, ये कतारें इंसानों का कतार लग रहा है। ठीक है, मतलब तो ये क्या दिखाता है, ऑप्शन आपका ये 4 है। यहाँ इसको आप एक बार देख लीजिए सही से, ये जो कतारें लगी हुई है ये क्या दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन है। असंतोष और उपद्रव, बी है संपन्नता और रोजगार की, सी है गरीबी और बेरोजगारी की, डी है जनसंख्या वृद्धि और उपभोक्ता की। तो क्या दर्शा रहा है ये आपको बताना है। तो आई थिंक आपने बता दिया होगा। चलिए, इसका सी आंसर है, क्या है, गरीबी और बेरोजगारी को दर्शाया जा रहा है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, इंग्लैंड
इंग्लैंड में क्या है, सबसे पहले किस दशक में कारखानों की स्थापना हुई थी? तो ये तो आप सभी को पता है, इसलिए करके मैंने इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर विजिबल कर दिया था ना। 1730 में, 1730 ईस्वी के दशक में जो है ना कारखानों की जो क्या हुई थी, स्थापना हुई थी और इंग्लैंड में। और उस समय भी माना जाता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब उद्योगों का विकास हुआ था अधिक से अधिक। चलिए, फोर्थ है क्वेश्चन, 1878 में लॉर्ड लेटिन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वीबीआई क्वेश्चन है और ये हर बार आते हैं बच्चों। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए वर्नाकुलर एक्ट क्या था, ठीक है, क्या उसका मतलब रीजन क्या था वो लागू करने का। तो ऑप्शन ए है वर्नाकुलर एक्ट की प्रसिद्धि के लिए, वर्नाकुलर एक्ट के निरीक्षण के लिए, भाषाई प्रेस में छपी रपट को प्रतिबंधित सेंसर करने के लिए, या भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो भारतीय भाषाओं को तो बढ़ावा देना था नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय में प्रेस छपी रपट को यानी क्या करने, जैसे भारत में जो है ना जो भी न्यूज़पेपर अखबारें छपती थी उसको जो है ना छपवाने के लिए क्या होता था, मतलब एक बोर्ड, सेंसर बोर्ड बनाया गया था, उसके अनुमति के और सरकार के अनुसार उसमें छापना था, ठीक है। अगर हम लोग जैसे हम इंडियन थे उस समय, तो उस समय हम अपने तरीके से जो एक्चुअल न्यूज़ है वो नहीं छाप सकते थे, तो इस लेकर के ये कानून लाया गया वर्नाकुलर एक्ट, जिसमें जो ना स्थानीय भाषाओं में जो छप रहे थे अखबार उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। और उन भाषाओं को जो है ना जो अंग्रेज जो चाहते थे वैसे छपवाना चाहते थे, और जिसमें उसकी बुराई ना हो जबकि उसके बारे में अच्छा बताया गया हो लोगों को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5th डिस्कस करेंगे। इसे आपको समझना होगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे और ये आपका सिलेबस का पार्ट है और आपको अच्छे से समझना है। एजर्सन और रीजन, कथन और कारण। तो चलिए, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन ए है और कारण आर के रूप में चिन्हित है। कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चुनाव करें। चलिए, कथन ए क्या है? कथन ए में जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, अनाज और दलहन फसलों के विकास के लिए उपयुक्त है। यानी जलोढ़ मिट्टी जो है ना क्या है, धान, गेहूं, अनाज और दलहन फसलों के विकास के लिए उपयुक्त है। और कारण इसका है, जलोढ़ मिट्टी को इसकी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। ए तब होगा जब दोनों सही होगा और ए की व्याख्या आर कर रहा होगा, ठीक है। और बी तब होगा दोनों सही होगा, ठीक है, और व्याख्या कोई नहीं कर रहा होगा। और सी तब होगा जब ए सही होगा और आर गलत है। और डी तब होगा जब ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये जो जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, अनाज और दलहन फसल के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ये सही है। जलोढ़ मिट्टी को इसकी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट हो जाएगा, आपका ये सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में मिलाते हैं। चलिए, दलहन फसल आप पहले आप मिला लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, फिर मिला लीजिए आप, ठीक है। देखिए, दलहन फसल जो है ना रबी फसल होता है। क्या होता है? रबी फसल होता है। चना क्या होता है? चलिए तो इसका आंसर जो अब मैं बता रहा हूँ आप इसे मैच कर लीजिए। देखिए, पहला का क्या हो जाएगा आपका, घ हो जाएगा, दूसरा का क हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा का क हो जाएगा। यानी जो केसीसी है ना वो सरकार की योजना है। गुदा, अमन और बोरो क्या है? धान की फसलें है। ये क्या है? धान की फसलें हैं। ये सारे क्या है? धान की फसलें हैं। तो चलिए, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हो उनका कारण क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दंत मंजन चमक प्रदान करते हैं उसका कारण इस ब्लैंक्स में आपको फिलअप करना है, राइट। तो उसका कारण है अभ्रक की वजह से होता है। क्या होता है?
अवरक की वजह से होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। किसकी वजह से? अवरक की वजह से होता है। इसी में अथवा करके भी क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर बताइए। फ्लोराइड जो कैविटी जो को कम करने के लिए उपयोगी किया जाता है, एक खनिज से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे वैकेंट में खाली जगह पे आपको फिलअप करना है। किससे होता है? तो ये फ्लोराइड से होता है। किससे होता है? फ्लोराइड से होता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें पूछा जा रहा है, जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग के संबंध में सही जानकारी, यानी संबंध में सही जानकारी के साथ इसको पूरा करना है। जैसे कि सार्वजनिक उद्योग में आपको पता होगा जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, वो जैसे उसका एग्जाम्पल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये एक फिलअप करके दिया गया है आपको। अब दूसरा बताना है, ठीक है। निजी उद्योग, निजी क्षेत्र द्वारा, तो ये क्या होता है, कैसा उदाहरण है? इसमें आप कह सकते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड को आप ले सकते हैं। जैसे निजी उद्योग होगा जो निजी क्षेत्र द्वारा चलाया जाएगा, तो बजाज ऑटो, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं संयुक्त उद्योग, ए में क्या होगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है ना सरकारी और निजी दोनों होगा, ये देखिए। तो इसका जो आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे ए में, यहाँ बी में क्या फिलअप होगा? बजाज ऑटो लिमिटेड। आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं, ए में यहाँ पे सरकार और निजी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित में से हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? कृत्रिम पतन यानी कृत्रिम किसे कहते हैं? जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, ठीक है। और डेफिनेटली वो इंसान ही बनाते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसका आपको बताना है। पहला मुंबई है, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा चेन्नई या चौथा कोलकाता। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए और फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई। आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आप जुड़े रहें। और यहाँ पहले अभी एसएसटी की कराई जाती है, साइंस और मैथ तीनों की कराई जाएगी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। और जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम होगा सारा आपका क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे कंप्लीट देखेंगे डेफिनेटली वो बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर बताइए। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम का संविधान कितनी बार संशोधित किया गया? संविधान को, बेल्जियम के संविधान को कितना बार संशोधित किया गया? ये क्वेश्चन VVI है, ये आप रट लीजिए, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इस मॉडल सेट से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इतना मैं बता दूं। 4 बार किए गए हैं। कितने बार? 4 बार ये संशोधित किए गए हैं। कितने बार? 4 बार किए गए हैं। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी का अथवा करके और है, जो श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है? तो ये आप सब बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है। सिंहलियों का है। किसका? सिंहली का है। कौन सा है? सिंहली का है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पता है। चलिए तो इस कार्टून में देखिए, नीचे दिए गया कार्टून निम्न में से किस विकल्प को दर्शाता है? ये कौन से विकल्प को दर्शाता है? पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, ये राज्य की शक्तियाँ हैं। राज्य की शक्तियाँ वो सरकार के पास होती है। ये मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, मजदूर लोग हैं, जो है ना जनता है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको अच्छे से पहले देखिए। इसको कोई भी कार्टून का आंसर देने से पहले उसको पहले देखिए। जितना आप देखेंगे उतना बेहतर तरीके से समझेंगे। और ये शासन प्रणाली है, ठीक है। और ये लोग है, ठीक है, पीपल है। तो आपको इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन में बता रहा हूँ, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। चलिए देखिए, मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होगा। केंद्र राज्य संबंध हो सकता है लेकिन अभी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। क्या पता इससे बेहतर कोई ऑप्शन होगा। तो ये तो नहीं है, इसको देखते हैं अभी, ठीक है। उसका बाद राज्य सरकार और जनता के मध्य संबंध, बिल्कुल संबंध तो है ही नहीं। इतना मांग रहे वो सारे अपने अधिकार, ठीक है। आरक्षण की मांग नहीं। तो आपका सबसे बेहतर आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र राज्य सरकार का संबंध जो सही नहीं है उसे दिखाया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उनको फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। एक सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय डैश स्थापित करने की कोशिश करती है। क्या स्थापित करने की कोशिश करती है? ये सब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए, कोशिश कीजिए, ठीक है। आंसर तो मैं बताऊंगा ही। देखिए आंसर ये रहा, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की
कोशिश करती है। मतलब सांप्रदायिक सोच होता क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा। सांप्रदायिक सोच मतलब हमारे बीच जो भी धर्म, किसी भी धर्म, सपोज डेट आप भारत में रहते हैं, भारत के कोई भी धर्म अपने आप को ऊपर समझने लगे, ठीक है, दूसरे को नीचे समझने लगे, वो सांप्रदायिक सोच होता है, ठीक है। अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, दूसरे को इन्फीरियर समझने लगे, ठीक है, वो सांप्रदायिक सोच होता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा राजनीतिक प्रभुत्व की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का। अब देखिए इसमें आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जाति व्यवस्था डैश समूहों के बहिष्कार और उन के खिलाफ क्या होता है, उनके खिलाफ, यानी उनके खिलाफ होता है, क्या होता है बताइए, इसमें आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ना क्या होता है, अंतयज, ठीक है, जाति व्यवस्था अंतयज समूहों के बहिष्कार और उनके खिलाफ भेदभाव के आधार पर करती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। इसको पढ़ के इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसका आंसर देना है, ठीक है। तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान यानी अनुच्छेद 324 द्वारा एक आयोग की व्यवस्था की गई है। यह आयोग निर्वाचन क्षेत्र को निश्चित करता है, यानी 324 है, ठीक है, जो अनुच्छेद है उसके द्वारा जो है ना चुनाव आयोग करने की व्यवस्था की गई है और मतदाताओं की सूचियां तैयार करता है, ठीक है। यह देश में होने वाले विभिन्न चुनावों का प्रबंध करता है। यह उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह निश्चित करता है, यानी कि चुनाव आयोग का काम क्या है, उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह निश्चित करना, चुनाव करवाना, ठीक है। आयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि सत्तारूढ़ दल अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा अनावश्यक लाभ न उठाए, यानी कि अनावश्यक लाभ न उठाए, जो अपनी जो है ना बेनिफिट के लिए ही वो शासन ना करे सिर्फ, ठीक है। तो इसमें ऊपर दिए गए जानकारी का विश्लेषण करते हुए बताया कि यह किस आयोग के द्वारा कहा गया। तो ये तो सिंपल सा अभी बताया ना, ये कितना निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा। कौन सा निर्वाचन आयोग, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए निर्वाचन आयोग, बी ऑप्शन आपका ये आंसर हो जाता है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी, इसकी नीति क्या थी। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है 1964 में हुई थी। कब हुई थी, 1964 में। और मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था को लेकर के इसकी नीति थी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब इसी का और में भी दिया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कैसा क्वेश्चन है ये। चलिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और इसकी नीति क्या थी, तो ये तो हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसका 1925 में मार्क्सवादी और लेनिनवादी था, ठीक है। अब इसी का जो है ना क्वेश्चन है 15 है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताया आप लोग। लोकतंत्र को प्रभावशाली उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती नहीं है। यानी लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए जो है ना कौन सा जो है ना विकल्प पार्टियों के लिए चुनौती नहीं है। तो पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, अधिकांश पार्टियों में वंशानुगत उत्तराधिकारी, धन और बाहुबल का प्रयोग और प्रायः राजनीतिक पार्टियां लोगों के समक्ष सार्थक विकल्प। यानी लोकतंत्र को बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए कौन सा बेहतर नहीं है। तो ये देखिए पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, इसको पूरा किया जा सकता है। अधिकांश पार्टियों में वंशानुगत उत्तराधिकारी, ये तो होता ही है, हमने देखा है। जैसे कि आपने सुना होगा जो है ना बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनके बच्चे भी नेता बनते हैं, ठीक है। धन और बाहुबल का प्रयोग करता है, ये करता है, लेकिन ये डी जो ऑप्शन है ये नहीं हो करता है। यानी कि प्रायः राजनीतिक पार्टियां लोगों के समक्ष सार्थक विकल्प प्रस्तुत करती है, ये नहीं करती, ठीक है। तो इसको आपको आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणाली से सबसे आगे है। यानी कि नागरिकों को अधिकार भी देता है, उनकी आवाज़ों को भी सुनता है, ठीक है, उन्हें एजुकेशन भी देता है, उन्हें फ्रीडम भी देता है। तो कौन सा ऐसा जो ना शासन प्रणाली अच्छा है। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा बच्चों, आप सभी को पता हो,
तंत्र, लोकतंत्र में ही तो ये सारे मिलते हैं, ठीक है, ना कि तानात शाह में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र, राइट। अब देखिए अथवा में क्वेश्चन है, इसको भी हमें पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए, किसी ऐसे देश का नाम बताओ जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है। ऐसे देश का आपको नाम बताना है जहां आर्थिक असमानता पाई जाती है। अब आर्थिक असमानता होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। आर्थिक असमानता अर्थात जो बड़े बड़े उद्योगपति है वो ज़्यादा पैसे होते हैं उनके पास, जो गरीब है वो गरीब है। तो यानी कि जो देश का जो हिस्सा है आय का वो सबसे ज़्यादा अमीर वर्ग के पास होता है, उद्योगपति वर्ग के पास होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। और जो गरीब है वो ज़्यादातर गरीब होते जा रहे हैं। तो ये आर्थिक असमानता है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश में है, ठीक है। किस में है आपको याद रखना, ये बांग्लादेश का है, राइट। अब हम 17 क्वेश्चंस देखेंगे। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियां कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा लेने में सक्षम नहीं होती है, यानी कि वो 6 to 8 तक की जो शिक्षा होती है वो पूरा नहीं कर पाती है। इस कथन का कोई एक कारण दीजिए। तो आपको ये कारण बताना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर आप लिखें, नहीं पता है तो लिखिए और याद करें इसे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि आर्थिक असमानता बहुत सारे होता है। देखिए इसमें यहाँ उत्तर में आपको बता रहा हूँ। भारत पुरुष प्रधान देश है। कैसा? पुरुष प्रधान, यानी पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां के साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। लड़कों को काफ़ी अच्छा माना जाता, लड़कियां को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। यहाँ तक कि उन्हें शिक्षा के लिए भी नहीं भेजा जाता है। तो क्यों? इसका एक कारण है पुरुष प्रधान समाज है। ये आप इतना पॉइंट मेंशन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं रूढ़िवादी सोच। क्या है? रूढ़िवादी सोच है, ठीक है। तो रूढ़िवादी सोच की वजह से भी लड़कियां माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते। अब रूढ़िवादी की सोच क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जो पुराने तरीके से सोचते हैं, कहते हैं जो है ना, लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर की काम करेगी, चूल्हा चौका करेगी, ठीक है। तो इससे ये है रूढ़िवादी सोच। लड़के पढ़ लिख करके जो ना क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन लड़कियां के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो इसे रूढ़िवादी सोच कहते हैं। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कपड़े को कार्यशालाओं में ले जाना, दुकानों और शोरूम में बिक्री, और सूत की कताई और कपड़े की बुनाई। इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, कौन सा पहले आएगा आपको ये बताना है, सही क्रम बताना है। आपके पास यहाँ ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है, कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूती कताई करते हैं, सूत की कताई करते हैं, यानी सूत को काटते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं, ठीक है। तो कपड़े की बुनाई करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कपड़े की कार्यशालाओं में ले जाते, फिर दुकानों और शोरूम में बिक्री करते। तो ये आपका सीक्वेंस बी नंबर सही हो गया, ठीक है। यह आंसर भी देख लीजिए, आपके लिए हम आंसर भी लेकर के आए साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता? तो वो क्या कहलाता? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आपको याद रखना है क्या कहलाता? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। उत्पादन लागत को कम करने और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, मतलब वो वे बाजार के समीप अपनी उत्पादन इकाई की स्थापना करती है। बाजार के समीप क्या करती है, अपनी उत्पादन इकाइयों की स्थापना करती है। तो आज हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े वो बच्चे भी इस मॉडल पेपर से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।